आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज MA उत्तरार्ध के नगरीय भूगोल प्रश्न पत्र के नगरीकरण के मापन की विधियां का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करेंगे। पूर्व के ई लेक्चर में नगरीकरण मापन की कुछ विधियों के बारे में वर्णन किया गया था। आज के इस ई लेक्चर में हम लोग उससे आगे का अध्ययन करेंगे। पूर्व में जो आपको मापन की विधियां बताई गई थीं उनमें था प्रमुख नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निकालना, जिसे कि सूत्र के द्वारा निकालते हैं, और दूसरा था बृहद नगरीय क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या का संकेंद्रण। इसे भी गिब्स महोदय द्वारा दिए गए सूत्र से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि पूर्व के क्लास में जो दो सूत्र बताए गए थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज अब इसके आगे जो विधियां हैं वो मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टेक्स्ट के रूप में है। तीसरा जो विधि है नगरीय घनत्व। नगरीय घनत्व नगरीय क्षेत्र व नगरीय जनसंख्या का अनुपात है। जैसे डेंसिटी जो निकालते हैं हम लोग, जनसंख्या घनत्व, वही अनुपात यहाँ पे है, नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात। यदि इस दृष्टिकोण से तुलना की जाए तो भारतीय नगरों में अमेरिकी या ब्रिटिश नगरों की अपेक्षा नगरीय घनत्व अधिक मिलता है। इसका एकमात्र कारण हम लोग जानते हैं कि भारत में जनसंख्या अधिक है यूरोपीय देशों की तुलना में या उत्तरी अमेरिकी देशों की तुलना में, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर नगरीय घनत्व अधिक मिलेगा, अधिक पाया जाएगा। नगरीय घनत्व की अधिकता नगरीकरण की मात्रा की पहचान करने में सहायक नहीं है। ध्यान रखने की बात है कि घनत्व अधिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ नगरीकरण बहुत अधिक हुआ है। ये सहायक नहीं हो सकती, बल्कि अधिक नगरीय घनत्व नगरीकरण की दशा का परिचायक है। हमारे देश में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली नगरों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 1 लाख से 1.5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच मिलता है। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि देश में नगरीय घनत्व कितना अधिक है। दिल्ली, बम्बई के कुछ क्षेत्र, जैसा अभी बताया गया, 1 लाख व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक घनत्व रखते हैं। ये भारतीय महानगरों की एक सामान्य विशेषता है। स्लम्स एरिया, मलिन बस्ती वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जनसंख्या घनत्व देखने को मिलते हैं। और चौथा मापन की विधि है लॉरेंज वक्र रेखा तथा गिनी का संकेंद्रण अनुपात। लॉरेंज कर्व एंड गिनीज कंसंट्रेशन रेशियो। लॉरेंज वक्र के बारे में आप लोग पढ़ा होगा। यहाँ फिर से हल्का सा बताया जाएगा, थोड़ा बहुत जितनी आवश्यकता है। लॉरेंज वक्र अपकिरण डिस्पर्सन को प्रदर्शित करने की बिंदु रेखीय विधि है। आप लोगों ने सांख्यिकी के प्रयोग में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आपको पढ़ा होगा। इस वक्र की रचना में लंबवत अक्ष y एक्सिस पर नगरों को आकार के अनुसार दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर y एक्सिस पे नगरों की संख्या आकार के अनुसार 0, 20, 40, 60, 80, 100% तक दिखाया गया है। और x एक्सिस पे, x अक्ष पर, जो कि क्षैतिज अक्ष है, उस पर
नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिखाया गया है। यह भी 20, 40, 60, 80, 100% के रूप में दिखाया गया है। और इस ग्राफ के मध्य में 45 डिग्री का विकर्ण समान वितरण रेखा के रूप में खींच दिया जाता है। आप देख सकते हैं सम वितरण रेखा जो कि कर्णवत होती है। 45 डिग्री एंगल के आधार पर दोनों कर्णों को आपस में दिया जाता है। ये सम वितरण रेखा है। समान वितरण या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी कहते हैं। इस विकर्ण रेखा से लॉरेंज वक्र का विचलन जितना अधिक होगा, नगरीय संकेंद्रण का स्तर उतना ही अधिक होता है। आप ग्राफ में देख सकते हैं जो फिगर बनाए गए हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, उसमें इस बात को दिखाया गया है कि यह जो लॉरेंज वक्र का विचलन है वह सम वितरण रेखा के जितना अधिक विचलन हुआ है उससे संकेंद्रण का पता चलता है तथा नगरों के आकार में उतनी ही अधिक असमानता पाई जाती है। और इसी के साथ साथ गिनी का संकेंद्रण अनुपात भी इस वक्र के द्वारा से दिखाया गया है। इसमें त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल में लॉरेंज वक्र तथा विकर्ण रेखा के मध्य भाग क्षेत्र में मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं जो बीच का दोनों भाग है, त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल में लॉरेंज वक्र तथा विकर्ण रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र में मिलता है। द गिनी concentration ratio is a measure of proportion of area lying between the diagonal and Lorentz curve in the total area of the triangle. इस अनुपात अथवा गुणांक को निम्न सूत्र द्वारा, जो बताया जाएगा सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जो सूत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। गिन बराबर लॉरेंज वक्र तथा विकर्ण के मध्य का कुल क्षेत्र। लॉरेंज वक्र देख सकते हैं जो बनाया गया है, असमान वितरण और समवितरण रेखा के मध्य का कुल क्षेत्र तथा त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल। इसे प्रैक्टिकली करके बताया जाएगा आपको जब ये ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी। ऑफलाइन क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में इसको करके दिखाया जाएगा प्रैक्टिकल के रूप में। और यदि गुणांक 1 है तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसका गुणांक यदि 1 है या 1 उसका उत्तर आता है तो इसका अर्थ यह होगा कि समस्त नगरीय जनसंख्या एक ही स्थान पर केंद्रित है। गुणांक का मूल्य 1 से जितना कम होता है उतना ही नगरीय जनसंख्या का बिखरा प्रतिरूप देखने को मिलता है। यदि संकेंद्रण मूल्य या गिनी संकेंद्रण गुणांक 0.5 से 0.7 के बीच मिलता है तो नगरीय जनसंख्या का संकेंद्रण बड़े नगरों में अधिक मिलता है। तो ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा आपने तो काफ़ी हद तक समझ जाएंगे आप इस सूत्र के द्वारा से। अब 5वां जो मापन की विधि है, कोटि आकार नियम। किसी प्रदेश के नगरों के आकार संबंधों में भिन्नता उस प्रदेश के नगरीकरण की विशेषताओं की परिचायक होती है। यह नियम नगरीय बस्तियों के वितरण व विकास की प्रवृत्तियों के बारे में सामान्य तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो ये भी एक सामान्य से नियम है कि प्रदेश के नगरों के आकार संबंधों में भिन्नता उस प्रदेश के नगरीकरण की विशेषताओं को परिचायक होती है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक भाग लिया, बड़े ध्यान से सुना
निश्चित तौर पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ प्रैक्टिकल के बाद ही क्लियर हो पाएगा चीज़ें, उसे प्रैक्टिकल की कक्षाओं में बताया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुना। शेष अगले भाग में।